जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस। तो उसको 1 मिनट में रिकॉल कर देते हैं, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का हमारा कंक्लूजन क्या आया था। 2 चीज़ें आई थी। एक आया था ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2। एक आया था A1 V1 बराबर A2 V2। इसके बाद हमने एक जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई थी और उसमें एक रिजल्ट आया था डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब देख लीजिए, ये मैंने बताया था कि कौन कौन सी कंडीशन में ये इक्वेशंस फॉलो होते हैं। तो ये हमने क्या बताया था, कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो वहाँ पे ये इक्वेशन काम करेगा। और कंप्रेसिबल फ्लूइड होता कौन सा है, जो रियल फ्लूइड होते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं, जो रियल फ्लूइड होते हैं। कंप्रेसिबल आप पहचानेंगे कैसे कि ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए लागू है। भाई, जब कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है तभी उसकी डेंसिटी चेंज होती है। तो मान लीजिए पहले डेंसिटी ρ1 थी, फिर चेंज होके ρ2 हो गई, तो इसीलिए इसमें ρ1 और ρ2 शामिल है। फिर उसके बाद ये लागू होती है इनकम्प्रेसिबल के लिए। इनकम्प्रेसिबल के लिए तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं, जो आइडियल होते हैं। ठीक, आइडियल फ्लूइड। तो ये इनकम्प्रेसिबल के लिए लागू है। क्यों, कैसे पहचानेंगे। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको कंप्रेस ना किया जा सके। जब कंप्रेस नहीं कर सकते तभी तो उसकी रो क्या होगी, कांस्टेंट। तो जब रो कांस्टेंट होगी तो दोनों तरफ से रो रो कैंसिल हो जाता है, तब ये बचता है। ठीक है, उसके बाद ये आया था डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी वेनिशेस, यानी मस्ट बी 0। तब ये हमने कहा था कि फ्लो पॉसिबल होगा, फ्लो इज पॉसिबल। अदरवाइज अगर ये फॉलो नहीं होता है तो फ्लो इज इम्पॉसिबल। ठीक, अब एक चीज़ ये एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0 जो होता है वो किस फ्लूइड के लिए होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है भाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। क्योंकि मेन जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आई थी वो इनकम्प्रेसिबल के लिए ही आई थी, और इसी का ये हमने फॉर्म लिखा था। दूसरा क्या कहा था कि अल्टरनेट एक स्टेटमेंट इसका बनता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का कि वेलोसिटी डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी वेनिशेस। तो ये इसका अल्टरनेट है, इसीलिए इसका अल्टरनेट है, इसीलिए जब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है तो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। अब इतनी बात तो हमने पिछले क्लास में कर ली थी, फिर हमने कहा था कि इस पर एक न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो अब न्यूमेरिकल देखिएगा, न्यूमेरिकल है कि एक वेलोसिटी फील्ड दिया गया है u बराबर 5x³ माइनस 15x² और प्लस के t ये दिया हुआ है। ठीक, तो आपको ये पता करना है कि ये फ्लो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो आप करेंगे क्या, पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी पता करने के लिए हम करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो पद दिया रहेगा, जैसे ए आई वाला है तो इसका x के सापेक्ष करेंगे, ये j वाला है तो इसका y के सापेक्ष करेंगे, और ये k वाला है तो इसका z के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसका करेंगे 5 दिया 15x² माइनस 15x², y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फ्लो पॉसिबल है। कैसा है, फ्लो पॉसिबल है। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल दे देगा और आपसे पूछेगा कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है एक्सीलरेशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, तो इतना नोट कर लें, जिसको अगर नोट करना है तो फिर आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एक्सीलरेशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। एक्सीलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। तो देखिए, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, तो अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टीडी फ्लो, अनस्टीडी फ्लो, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बात की थी, जैसे स्टीडी का एग्जांपल ले लें, तो वहाँ हमने उसकी डेफिनेशन में क्या देखा था कि अगर कोई फ्लो है और उसकी वेलोसिटी टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होती, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो ये फ्लो कैसा कहलाता है? स्टीडी फ्लो कहलाता है। और हमने यूनिफॉर्म फ्लो में क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के सापेक्ष, यानी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तो अब और एक चीज़ हमने पाइप बताया था कि अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का है, तो अगर एरिया कम हो जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब वेलोसिटी जब बढ़ी, वेलोसिटी अगर बढ़ गई यानी चेंज इन वेलोसिटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है क्या? एक्सेलरेशन। तभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। तो अब वहाँ पे एक फोर्स भी जनरेट होगा। भाई एक्सेलरेशन तभी होता है जब कोई फोर्स इन्वॉल्व हो, लेकिन चूंकि ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, हमने बताया था यहाँ पे वेलोसिटी यानी उसके मोशन का अध्ययन करते हैं, लेकिन मोशन कराने वाले फैक्टर जो होते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इनका हम स्टडी नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पे फोर्स से कोई मतलब नहीं, हम केवल और केवल देखेंगे मोशन के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, तो अगर डिफरेंस क्रॉस सेक्शन का एरिया है, पाइप में अगर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गया। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन दो टाइप के, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्टीडी फ्लो में टाइम के सापेक्ष हो रहा है और वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है? वेलोसिटी जो चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू इस डिस्टेंस या स्पेस। तो अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि हमने भाई टाइम के रेस्पेक्ट में जब वेलोसिटी चेंज होती तो वो पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कहलाता है। मतलब कहने का ये कि हमने ये पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी यू है, उसको हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमको मिलता है क्या? एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा है। लेकिन एक दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन भी होता है, जो होता है स्पेस का। अगर वो स्पेस या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो उसको कहते हैं कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। जो ये इस टाइप का एक्सेलरेशन होता है, जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल या लोकल एक्सीलरेशन, ठीक। और जो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में या स्पेस के रेस्पेक्ट में, तो वो जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, नाम नए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। टेम्पोरल या लोकल का मतलब क्या? जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक वो लोकल हो गया, उसके बाद जो बचा वो कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। और ये होता क्या है? जो स्पेस के रिस्पेक्ट में, जो स्पेस पे डिपेंड करता है, वो कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, टेम्पोरल की तो आप सभी लोग जानते हैं, टेम्पोरल या लोकल की सभी लोग जानते हैं। क्या होता है भाई? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज in velocity with respect to time। तो ये होता है टेम्पोरल या लोकल एक्सेलरेशन, ठीक। अब अगर हम बात करें कन्वेक्टिव की, तो इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई भाई? कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव की, तो इसकी डेफिनेशन निकल के आई कि चेंज इन वेलोसिटी with respect to स्पेस या डिस्टेंस, तो ये कहलाता है
कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन या और ये कहलाता है टेम्पोरल एक्सेलरेशन जो टाइम के सापेक्ष। तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही क्लियर कट हमने बता दी है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ ये देखते हैं, इतना अगर आप छापना चाहें तो छाप लें, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि भाई हमने कहा कि दो टाइप के एक्सेलरेशन हुए, एक जो टाइम के सापेक्ष में और दूसरा स्पेस के सापेक्ष में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो फंक्शन है स्पेस का, यानी एक्स वाई जेड जो स्पेस होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और समय का। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो एक फलन है स्पेस एक्स वाई जेड और समय टी का, ठीक। तो एक्सेलरेशन भी तो ऐसा ही होगा, अगर वेलोसिटी का फंक्शन ये है तो एक्सेलरेशन भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड और टी का, क्योंकि वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसी से मिलता है हमको एक्सेलरेशन। तो अब देखिए हमारे कहने का मतलब ये कि अगर ये एक्स वाई जेड और टी पे डिपेंड करता है तो इसकी 3 डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। देखिए एक्स वाई और ये जेड, तो 3 डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम कहेंगे ए, एक्स इज इक्वल टू ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू डेल यू बाई डेल जेड, और प्लस में होगा डेल यू बाई डेल टी, क्योंकि ये तो स्पेस के अकॉर्डिंग हो गए और ये टाइम वाला हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं इतना पोर्शन जो है ये वाला, यही कहलाता है कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक। और जो ये वाला पोर्शन है डेल यू बाई डेल टी, यही कहलाता है लोकल या टेम्पोरल एक्सीलरेशन, ठीक। तो ये चीज़ है, ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन में निकाल सकते हैं और जेड डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। हमारा पॉइंट सिर्फ समझाने का ये था कि क्या होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन और क्या होता है लोकल या टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो वो आपने देख लिया, जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो वेलोसिटी तो टेम्पोरल, अगर स्पेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो तो कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव। इनका देखिए यूज़ क्या है, इनका यूज़ देखिए जो हमने पढ़ा स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो, तो उन दोनों केस में ये यूज़ आएगा। तो अभी हम उसका यूज़ बताएंगे, पहले आप इतना छाप लीजिए। तो देखिए हमने एक चीज़ बताई थी कि जो स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो होते हैं या जितने टाइप के फ्लो होते हैं, तो वो हमने बताया था कि सारे फ्लो जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कई प्रकार के फ्लो एक ही साथ एक पार्टिकल के हो सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ अगर जिसको नहीं पता है तो वो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें। देखिए मेरा जो भी लेक्चर अगला रहता है वो पिछले लेक्चर से रिलेट जरूर करता है, मतलब पिछला लेक्चर आप ज़रूर देखिए, तभी अगला लेक्चर समझ में आएगा। तो मैंने एक चीज़ बताई थी वहाँ पर कि स्टेडी फ्लो जो होता है उसमें केस क्या होता है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमने ये कहा था कि जो डी बाई डी टी होता है वो होता है ज़ीरो, किसके केस में? स्टेडी फ्लो में, स्टेडी फ्लो में, ठीक। मतलब वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा था? ज़ीरो हो रहा था। ऐसे ही हमने यूनिफॉर्म में क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म में पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये होता था ज़ीरो, ठीक। तो अब इसमें देखिए स्टेडी और अनस्टेडी, सॉरी स्टेडी एंड यूनिफॉर्म के दोनों को अगर कंबाइन किया जाए या इनका ये कह सकते हैं, तो अब देखिए स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो, इनसे बनते हैं 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एक बनता है स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो,
एक बनता है स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा बनता है अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। और चौथा बनता है अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है अगर स्टेडी और यूनिफॉर्म के केस में देखा जाए। क्यों? क्योंकि एक बार हमने स्टेडी और यूनिफॉर्म ले लिया, फिर अगली बार स्टेडी और इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म ले लिया, फिर एक बार में इसका स्टेडी का अपोजिट अनस्टेडी और ये यूनिफॉर्म ले लिया, फिर एक बार अनस्टेडी और यूनिफॉर्म का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म ले लिया। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस टाइप के केस में यानी किस कॉम्बिनेशन में कौन सा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और कौन सा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब किसमें टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और किसमें लोकल एक्सेलरेशन वो एडवेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है यहाँ से। तो यहाँ पे हम डालेंगे टाइप ऑफ फ्लो और यहाँ पे डालेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और यहाँ पे डालेंगे टेम्परल एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये आप कॉलम करके एक टेबल बना लेंगे। तो अब देखिए, अगर मैंने कहा स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, तो एक एक वर्ड आप पकड़िए। स्टेडी, स्टेडी क्या होता है? जिसमें dv बाई डी टी बराबर 0 होता है। क्या होता है? dv बाई डी टी बराबर 0। और ये एक्सेलरेशन है कौन सा? मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, ये है टेम्पोरल। तो अब ये अगर 0 हो गया तो इसका मतलब टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे 0, टेम्पोरल 0 हो गया। अब अगर हम देखें यूनिफॉर्म फ्लो, तो यूनिफॉर्म फ्लो में भी dv बाई डी एक्स बराबर 0 और ये एक्सेलरेशन कौन सा है? ये है कन्वेक्टिव। ये है क्या? कन्वेक्टिव। तो जब ये चेंज नहीं होता है यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, तो इसका मतलब dv बाई डी एक्स बराबर भी 0, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी क्या? 0। तो स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के केस में कन्वेक्टिव और टेम्पोरल दोनों एक्सेलरेशन 0 होते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला हम टाइप देखते हैं, तो स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम स्टेडी को देखें वर्ड को, तो स्टेडी वर्ड के केस में फिर यही आएगा और स्टेडी के केस में टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि अगर स्टेडी है तो dv बाई डी टी बराबर 0 और dv बाई डी टी को ही क्या कहते हैं? टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो ये 0 हो जाएगा। मतलब स्टेडी के केस में यहाँ पे फिर से ये 0 हो गया। ठीक, मैं ऐसे भी डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब बचा नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए, अगर यूनिफॉर्म में ये बराबर 0 है तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता था? डज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब अगर वहाँ पे 0 के बराबर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो यानी कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा भाई? एग्जिस्ट करेगा। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? अनस्टेडी और यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे एक वर्ड अगर हम देखें अनस्टेडी, तो अभी हमने देखा स्टेडी में होता है 0, कौन सा एक्सेलरेशन? टेम्पोरल। तो अनस्टेडी में 0 नहीं होगा टेम्पोरल एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख देंगे एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट करेगा। यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें तो यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। बहुत ही आसानी से टेबल बन रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अगला देखते हैं अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो जब अनस्टेडी के लिए अभी हमने देखा कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। सॉरी, अभी हमने देखा अनस्टेडी के लिए टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एग्जिस्ट। और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अगर देखें तो यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या था? एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये भी क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो अब ये इस टेबल को याद रखने के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छा तरीका है। आप सिर्फ ये याद रख लीजिए
कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है और टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है। तो अगर स्टेडी और अनस्टेडी वर्ड लगे हैं तो वहाँ पे टेम्पोरल एक्सेलरेशन काम करेगा। अगर यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो लगे हैं तो वहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन लागू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप ये सारी आप बना लीजिए, टेबल को नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत ही बार पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें जल्दी से। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें और इंक्लूड, देखिए स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये फ्लो के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन इंक्लूड होता है जो क्रमशः स्टेडी के लिए या नॉन स्टेडी के लिए जो कहलाता है वो कौन सा एक्सेलरेशन कहलाता है, टेम्पोरल एक्सेलरेशन। और जो उसके लिए होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। तो ये तो हमने बात कर ली यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेडी एंड अनस्टेडी। इसके अलावा भी फ्लो होते हैं। तो अब अगर हम बात करें रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो की, तो वहाँ पे टर्म आते हैं रोटेशनल कंपोनेंट, वर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन। तो इन तीनों वर्डों को हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर है क्या। तो पहले हम लेते हैं रोटेशनल कंपोनेंट। जब भी अगर फ्लूइड रोटेशनल या इररोटेशनल होता है तो वहाँ पे एक रोटेशनल कंपोनेंट आता है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल ऑपरेटर इंटू वेलोसिटी वेक्टर, ये होता है। ठीक, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को हम कहते हैं वर्टिसिटी, इसी को बोलते हैं वर्टिसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू हाफ इंटू वर्टिसिटी। वर्टिसिटी को ये इससे लिखा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे लिख देते हैं ईटा से। किससे लिख देते हैं? ईटा से। कहीं कहीं पे लिख देते हैं ईटा से। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ईटा की तरह से। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ हम देखें तो ये वर्टिसिटी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रोटेशनल कंपोनेंट। तो ये दोनों डायरेक्ट ही पूछे गए क्वेश्चन हैं, गेट में भी पूछे गए हैं, ईएससी में पूछे गए हैं, एसएससी जेई में भी पूछे गए हैं। तो ये होता है ओमेगा यानी रोटेशनल कंपोनेंट, रोटेशनल कंपोनेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और यहाँ से हम देखते हैं तो वर्टिसिटी इज इक्वल टू होता है, वर्टिसिटी इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रोटेशनल कंपोनेंट, रोटेशनल कंपोनेंट। ठीक, और देखिए जो ये वर्टिसिटी होता है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D फ्लो। किसके लिए? 2D फ्लो के लिए है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो अगर हम बात करें डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की, तो ये क्या होता है? देखिए डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। और वेलोसिटी फील्ड अगर हम ले लेते हैं तो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो हम निकालते हैं यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आई जे के, ये निकालेंगे। ठीक, तो इसको जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई के नीचे आई वाला लिखेंगे तो डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये डेल बाई डेल वाई हो जाएगा, और ये डेल बाई डेल जेड, और ये यू वी और डब्ल्यू। तो अब अगर इनको हम हल करें तो ये यहाँ पे ये आएगा हाफ, सॉरी यहाँ पे ये लिखेंगे हम ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू हाफ। अब अगर यहाँ से ओमेगा एक्स की बात की जाए, देखिए ओमेगा एक्स की बात की जाए तो हाफ
इंटू आएगा क्या, एक्स वाला ढकेंगे और ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाई डेल डब्लू डब्लू से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, डेल डब्लू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर हम आगे निकालते जाएं तो आगे जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा वाई इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए वाई निकालने के लिए वाई वाला ढकेंगे, ये दोनों बचेंगे, तो डेल ओमेगा बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल जेड, ये आ जाएगा। और अगर हम जेड डायरेक्शन में निकालें तो ये आ जाएगा हाफ, जेड वाला ढकेंगे तो डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये आ गए। तो यहाँ से एक चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर फ्लो रोटेशनल फ्लो है, कैसा फ्लो है, रोटेशनल फ्लो है, तो ये तीनों चीज़ें ज़ीरो नहीं होंगी, यानी ओमेगा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओमेगा वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ओमेगा जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फ्लो कहलाता है रोटेशनल फ्लो। कैसा कहलाएगा भाई, रोटेशनल फ्लो, ये फ्लो कहलाएगा रोटेशनल फ्लो। और अगर ये जीरो हो रहे हैं, क्या, ओमेगा एक्स बराबर ज़ीरो, ओमेगा वाई बराबर ज़ीरो और ओमेगा जेड बराबर ज़ीरो, तब वो फ्लो कौन सा होगा, मतलब मैंने कहा ओमेगा एक्स बराबर ज़ीरो, ओमेगा वाई बराबर ज़ीरो और ओमेगा जेड बराबर ज़ीरो, तब ये फ्लो हो जाएगा इररोटेशनल। हाँ, तो ये कैसा फ्लो हो जाएगा, इररोटेशनल। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ रोटेशन है या रोटेशनल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब रोटेशनल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब रोटेशनल फ्लो होगा, या फिर ये कह सकते हैं क्या होगा, इररोटेशनल फ्लो होगा, ठीक है। और अगर ये जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब वो कौन सा फ्लो होगा, रोटेशनल फ्लो होगा, ठीक। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए इतनी। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से हम फिर ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर इनको ओमेगा एक्स बराबर ज़ीरो या ओमेगा वाई या ओमेगा जेड, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर इररोटेशनल फ्लो, देखिए अगर इररोटेशनल फ्लो के लिए इसका कंक्लूजन टाइप में लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में ओमेगा ज़ीरो हो रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो, या डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों तक, दोस्तों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे मैं मैथ भी इस पर पढ़ाता हूँ तो मैथ का हो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा और उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।